जो ये 43 सीटें हैं, यहाँ पर मुकाबला कितना दिलचस्प बनता हुआ दिख रहा है? निश्चित तौर पे आसिया, जैसा कि आपने कहा कि चूंकि दिलचस्प होता जा रहा है कई मायनों में। देखिए, चूंकि प्रथम चरण में जैसा कि हमारे सहयोगी रंजन जी ने बताया इस बात को कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका साख दाव पर लगा हुआ है। इस बार चंपाई सोरेन भी हैं, कई मंत्री हैं, और अगर हम कोडरमा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से भाजपा ने जिन पर तीसरी बार भरोसा जताया उसमें डॉक्टर नीरा यादव भी हैं। तो निश्चित तौर पर, और दूसरी ओर आरजेडी की ओर से सुभाष यादव हैं, और आप सभी जानते हैं कि कल से यहाँ पर लालू यादव कल आए हुए थे और काफ़ी देर तक रहे, आज उनका यहाँ से जाना हुआ है। तो ऐसे में बड़ा ये भी महत्वपूर्ण था। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से पहला प्रथम चरण भी कई ऐसे सीट है जहाँ पे काफ़ी हॉट है, और चूंकि आप देखेंगे कि 683 प्रत्याशी मैदान में इसमें है, जिसमें से 334 सिर्फ निर्दलीय हैं। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि निर्दलीय इतने बड़े संख्या, भारी संख्या में जब निर्दलीय आ गए हैं मैदान में तो मुकाबला बहुत ही दिलचस्प हो गया है। और जैसा कि आपने चुनाव प्रचार की बात की, तो हम लोग सभी जगह जा रहे हैं तो ऐसे तो राष्ट्रीय पार्टियों के झंडे दिखते ही हैं, साथ ही साथ इंडी गठबंधन का तो झंडा दिखता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी हो कि निर्दलीयों का झंडा और उनका काफिला, उनके जो प्रत्याशी हैं, गाड़ी बड़े वाहनों पे आगे पीछे कई चार पहिया, दो पहिया लोग चल रहे हैं, प्रत्याशी गाड़ी पे चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे निर्दलीयों हर जगह उनका प्रचार देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे जो, और हम लोग पब्लिक से भी बात की, जनता से भी हमारी बातचीत हुई कई जगह, हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो निर्दलीय आए हैं तो निश्चित तौर पे इनकी जो भूमिका होगी बड़ा अहम होगा। ऐसे में प्रथम चुनाव बड़ा ही, प्रथम चरण का जो चुनाव है बड़ा ही दिलचस्प होगा। निर्दलियों ने भी खूब जोर लगाया है, तो क्या रंजन जी लगता है कि इस बार कई सीटों पर निर्दलियों का दबदबा रहेगा? जिस तरह से जोर वो लगाते रहे, कितना दिलचस्प मुकाबला, किन किन सीटों को हॉट सीट हम मान सकते हैं पहले चरण में? देखिए, अगर हम निर्दलियों की बात करें तो पिछली बार भी जो है आपने देखा होगा कि जो दो निर्दलीय प्रत्याशी जो पहले फेज की हम बात कर रहे हैं तो बरकट्टा और जमशेदपुर पूर्वी से जीत कर आए थे अमित यादव और सरयू राय। तो इस बार भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं। उसी में से एक सीट पांकी की सीट है, वहां पर जो बिट्टू सिंह हैं वो निर्दलीय हैं और पूरा दमखम लगाकर जो है वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप इस बार बात करें, जो हॉट सीटों की बात करें, तो यूं तो सारी सीटें मुझे अभी हॉट दिख रही हैं, लेकिन अगर हम शुरुआत करें तो एक कोडरमा की सीट है जो मुझे काफ़ी हॉट सीट दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर नीरा यादव के सामने सुभाष यादव चुनावी मैदान में उतर गए हैं। और ये सीट इसलिए भी हॉट हो गई क्योंकि इस सीट पर प्रचार के लिए खुद लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पहुंचे रविवार को, और उन्होंने सुभाष यादव के लिए वोट मांगे और अपने अंदाज में जो है वो बातें भी कहीं। तो एक माहौल जो है आपको कोडरमा में बनता हुआ दिखेगा। तो ये सीट अब काफ़ी हॉट सीट हो गई है। पिछली बार भी यहाँ से जो नीरा यादव जीती थी वो काफ़ी कम वोटों से जीती थी, 1700 के आसपास जो थी वो मार्जिन थी। तो कोडरमा की सीट एक हॉट सीट है। आप आगे बढ़ें तो बरका गांव की सीट जो है वो काफ़ी हॉट सीट बन गई है। यहाँ पर अंबा प्रसाद जो है वो चुनाव लड़ रही हैं, सामने रोशन लाल चौधरी हैं, और इसके अलावा JLKM के प्रत्याशी भी यहाँ पर तीसरा कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो चुनाव है वो बहुत रोचक और रोमांचक बन गया है, क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की भी सभा हुई, बाद में कल्पना सोरेन भी पहुंची अंबा प्रसाद के लिए वोट मांगने, और बड़े ही तल्ख तेवर में अंबा प्रसाद ने भी जो है रोशन लाल चौधरी को घेरने का प्रयास किया है। तो एक रोचक चुनाव आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। वैसे बरही में भी एक ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिल रही है। वहाँ पर मनोज यादव बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और उमाशंकर अकेला जो है जब हाथ ने साथ नहीं दिया तो साइकिल पर सवार हो गए हैं, और वहाँ पर जो है वो एक त्रिकोण बनाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बार अरुण साहू को वहाँ से टिकट दिया है। इसके आगे आप बढ़िए तो एक सीट जो घाटशिला की है वो भी हॉट सीट होगी, क्योंकि यहाँ पर मंत्री रामदास सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने जो है चंपाई सोरेन के बेटे जो हैं बाबूलाल सोरेन वो चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है सूर्य सिंह बेसरा भी चुनाव लड़ रहे हैं घाटशिला से। पोटका की सीट भी हॉट सीट हो गई है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका से चुनाव लड़ रही हैं। संजीव सरदार जो कि अभी सिटिंग MLA हैं यहाँ के, उनको कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जमशेदपुर पूर्वी की सीट की अगर हम बात करें, जहां रघुवर दास की बहू
पूर्णिमा दास साहू चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के वेटरन लीडर अजय कुमार के खिलाफ ये चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प हो गया है। अजय कुमार की हम बात करें तो सुपर कॉप रहे अपने समय के, और उस समय उन्होंने काफ़ी लोकप्रियता हासिल की थी। लेकिन जमशेदपुर में जो है पूर्णिमा दास साहू ने भी पूरा जोर लगाया है। तो एक दिलचस्प मुकाबला आपको जमशेदपुर पूर्वी में भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ जमशेदपुर पश्चिमी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जमशेदपुर पश्चिमी में जो मुकाबला है वो मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्व मंत्री सरयू राय के बीच में है। इस मुकाबले पर सबकी नज़र जो है वो टिकी हुई है, और कहिए कि हॉटेस्ट सीट भी अगर इसे कह दें तो ये गलत नहीं होगा। उसके आगे जो है सरायकेला की सीट की अगर आप बात कीजिए तो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन लड़ रहे हैं। जेएमएम ने जो है यहाँ से गणेश महली को चुनावी मैदान में उतारा है। और देखिए, अगर हम इस सीट की बात करें तो यहाँ पर चंपाई सोरेन पिछली बार जेएमएम के टिकट पर थे, इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। गणेश महली पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, इस बार जेएमएम के उम्मीदवार हैं। तो दोनों ने अपना पाला बदला है। तो एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद जो है हम सरायकेला में भी कर रहे हैं। यहाँ पर जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं प्रेम मार्डी, वो त्रिकोण बनाने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। रांची की सीट है, यहाँ पर दो बड़े नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने राज्यसभा सांसद महुआ माझी जेएमएम से उतरी हैं। पिछली बार यहाँ पर हार जीत का मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं रहा था, तो इस बार जो है दोनों तरफ से पूरा जोर लग रहा है। जहाँ सीपी सिंह चाहते हैं कि मार्जिन बढ़े, वही महुआ माझी चाहती हैं कि उस मार्जिन को पाटा जाए। कौन सफल होगा ये 23 नवंबर को पता चलेगा। और सीटों पर हम चर्चा करेंगे। रंजन जी, लौटेंगे आपके पास। मनीष राज भी जुड़े हुए। मनीष, इस बार 3 जो देवियां हैं, 3 बहुएं हैं, उनकी चर्चा हो रही है। पहले चरण में ही ये तीनों अपनी किस्मत आजमाएंगी। मीरा मुंडा हैं पोटका से, अर्जुन मुंडा की पत्नी, वो चुनावी मैदान में इस बार हैं। रघुवर दास जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी बहू पूर्णिमा दास इस बार चुनावी मैदान में हैं। और इसके अलावा रश्मि प्रकाश चतरा से, वो चुनावी मैदान में है। ये जो 3 महिलाएं हैं, 3 बहुएं हैं, यहाँ पर कैसा मुकाबला दिख रहा है आपको? किस तरह की फाइट ये दे रही हैं? रघुवर दास के बहू जो हैं वहाँ जमशेदपुर से, तो पिछली बार चूंकि देखिए आसिया, पिछले बार जो चुनाव एनडीए गवर्नमेंट ने जो लड़ा था वो अकेले लड़ा था, जेबीएम भी साथ में नहीं थे, और तब सुरेश महतो की पार्टी आसू पार्टी भी साथ में नहीं था। तो ऐसे में निश्चित तौर पे वोट का बंटवारा हो गया था, और इस बार एनडीए को विश्वास है कि वो वोट उनके झोली में होगा। साथ ही साथ चंपाई सोरेन जिस कोल्हान से आते हैं, तो उस इलाके में भी चंपाई सोरेन के शामिल हो जाने से इसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, नहीं एनडीए गठबंधन को मिलेगा। तो निश्चित तौर पे, और जदयू चूंकि जदयू को भी दिया गया है उस इलाके में वहां पर, तो निश्चित तौर पे एनडीए गवर्नमेंट माफ कीजिएगा, एनडीए इस बात को लेकर काफी आश्वस्त है कि ऐसे में जब वोट बंटवारा नहीं होगा तो निश्चित तौर पे इनके लिए काफी इनके पाले में गेम हो सकता है। लेकिन चूंकि निर्दलीय भी काफी संख्या में चुनाव में है, तो ऐसे में थोड़ा जरूर मतदाताओं को लेकर के इस बात में उलझन है कि किनके वोट देने से कहाँ कौन जीत जाएगा या किनके नहीं, किनकी बढ़त हो जाएगी। तो ये एक उलझन होगी। दूसरी चीज, चतरा में भी वही चीज है, क्योंकि वहाँ पे टाइटल का इशू आया था तो उनको उठाया गया। तो निश्चित तौर पे सभी जगह अपने अपने से तरीके से शहर पार्टियां लगी हुई हैं, लेकिन चूंकि निर्दलीय की संख्या इस बार ज्यादा है प्रत्याशी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा टक्कर ज्यादा ये होगा। हम ये नहीं कह सकते कि सीधे सीधे कोई कहीं निकल रहा, किसी के लिए आसान रास्ता हो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्याशी ज्यादा मैदान में है, तो वोटरों के लिए भी एक कंफ्यूजन है। और देखिए आसिया, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव अलग होता है। लोकसभा के चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय हो जाते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे होते हैं, जातिगत समीकरण भी ज्यादा होता है, आसपास जिनसे कनेक्शन होता है, जिनसे जुड़ाव होता है, ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसके बाद। तो निश्चित तौर पर सीधे सीधे नहीं कहा सकता है। दिलचस्प चुनाव इस बार जो होगा वो काफी दिलचस्प होगा। आसिया, रंजन जी, चर्चा कर रहे थे हम हॉट सीटों पर। इस बार बहुत सारी हॉट सीटें हैं, कई महिलाएं हैं इस 43 विधानसभा सीटों में जो इस बार चुनावी दंगल में हैं और बहुत मजबूती के साथ हैं। तो इस बार जैसा गंगेश जी भी बता रहे थे कि लहर जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, जनता का मिजाज पकड़ नहीं पा रहा है कोई भी, कि क्या इस बार रहेगा, किस तरह का विधानसभा रहेगा, क्या इस बार क्लियर मैंडेट होगा। कई सारे सवाल सबके जहन में हैं। फिलहाल जो मुकाबला है कितना दिलचस्प इन 43 सीटों में है। कुछ सीटों पर हमने चर्चा की थी, बाकी सीटों का क्या हाल है?
देखिए, अगर हम रांची में कहें तो महिला प्रत्याशी महुआ माझी यहाँ पर फाइट दे रही हैं बीजेपी से 6 बार विधायक रह चुके सीपी सिंह को। अब अगर आप और भी हॉट सीटों की बात करें तो एक ईचागढ़ की सीट है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर फाइट जो है वो देखने को मिल सकती है। यहाँ पर ये सीट इस बार एनडीए फोल्डर में आजसू को गया है और दूसरी तरफ सविता महतो जेएमएम के टिकट पर हैं और हरिलाल महतो जो है वो आजसू से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर अरविंद सिंह मतलब कि मलखान सिंह जो है एक त्रिकोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जेएलकेएम भी पूरे दमखम के साथ लड़ रहा है। लातेहार की सीट है जहाँ मंत्री बैद्यनाथ राम जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ जो है उनके चिर परिचित प्रतिद्वंद्वी प्रकाश राम एक बार फिर से सामने हैं। इस बार बीजेपी के टिकट से जो है प्रकाश राम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर आप देखिए तो पाकी की सीट भी एक हॉट सीट है क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के बिट्टू सिंह हैं उनका टिकट जो है वो कांग्रेस ने काट दिया था और लाल सूरज को यहाँ से कांग्रेस का टिकट दिया तो बिट्टू सिंह बागी बनकर खड़े हो गए और अब वो निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए की बात करें तो शशि भूषण मेहता हैं जो कि बीजेपी से हैं, उन्हें अपनी सीट बचाने की चुनौती है। मनिका की सीट भी एक इंटरेस्टिंग सीट है। कांग्रेस के रामचंद्र सिंह यहाँ से विधायक हैं और यहाँ पर बीजेपी ने हरे कृष्णा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन जो कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष है मुनीश्वर उरांव वो खुद जो है कांग्रेस के बागी के रूप में यहाँ से चुनावी मैदान में उतर गए हैं और वो त्रिकोण यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हैं। डाल्टनगंज की सीट हमेशा से एक हॉट सीट रही है। यहाँ पर बीजेपी के आलोक चौरसिया के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है। उनके सामने पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी भी ताल ठोक रहे हैं कांग्रेस की टिकट पर और इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी के बेटे दिलीप सिंह नामधारी भी पूरे दम के साथ जो है चुनावी मैदान में हैं। विश्रामपुर में कई कोणों में जो है मुकाबला खुल गया है। यहाँ पर रामचंद्र चंद्रवंशी को अपनी सीट बचाने की चुनौती है। छतरपुर में राधा कृष्ण किशोर जो है कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन विश्रामपुर और छतरपुर में जो इंडिया का गठबंधन है वो दरक गया है। यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने अपने प्रत्याशी दे दिए हैं। इसके अलावा हॉट सीट में एक हुसैनाबाद की भी सीट है जहां कमलेश सिंह जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार बीजेपी के टिकट पर, पहली बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने आरजेडी की चुनौती है। संजय प्रसाद सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी से भी जो है यहाँ पर शिवपूजन मेहता वो ताल ठोक रहे हैं। मायावती ने उनके लिए सभा की है, हालांकि कमलेश सिंह के लिए भी चिराग पासवान सभा करने आए और यहाँ पर जो बीजेपी के बागी हैं विनोद सिंह वो भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कर्नल संजय भी मैदान में हैं। लेकिन जब हॉट सीट की हम बात करें तो गढ़वा की सीट भी एक हॉट सीट है जहां पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर का मुकाबला जो है वो सत्येंद्र तिवारी के साथ है और ये मुकाबला भी काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है क्योंकि यहाँ से जब आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो जो पूर्व विधायक है गिरिनाथ सिंह उन्होंने साइकिल की सवारी कर ली है और वो भी चुनावी मैदान में हैं और मुकाबले को त्रिकोणीय बना रहे हैं। कई सीटें हैं और बाकी सीटों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रही है, इंडी गठबंधन में कई सीटों पर सहमति नहीं बनी और उसमें फ्रेंडली फाइट हो रही है, ऐसे में क्या लगता है कि इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों को, चाहे वो राजद या कांग्रेस या राजद या जेएमएम हो, तो उन्हें नुकसान हो सकता है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? निश्चित तौर पर आसिया, चूंकि अब जबकि जो फाइटिंग हो रही है, फ्रेंडली फाइटिंग हो रहा है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे मतदाताओं के लिए ये निर्णय करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो किसके लिए किस ओर जाए। सबसे अधिक परेशानी इस बार के चुनाव में यही देखने को मिल रहा है कि प्रत्याशी इतने मैदान में हैं, खासकर निर्दलीय और जहां की बात आप करिए वहां भी, तो ऐसे में काफी मुश्किल है, चुनौती भरा है मतदाताओं के लिए। चूंकि देखिए हर पार्टी के कैडर वोटर होते हैं, प्रत्याशी चाहे जो भी हो, हर पार्टी अपने जो कैडर वोटर होते हैं वो उनको देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वोटर होते हैं जो ये तय करते हैं कि मेरा वोट किसको जाए ताकि कौन जीत रहा है। जैसा कि गंजेश सर ने भी इस बात को कहा कि लहर जैसा कुछ नहीं है, कहना बहुत मुश्किल है कि किसकी लहर है, कौन सीधे स्वीप कर जा रहा है, किसको ज्यादा बहुमत मिल जाएगी, कौन एकदम क्लियर, तो वो भी नहीं है। तो ऐसे में मतदाताओं के लिए, और जो आपकी जहाँ की बात आपने कही
तो निश्चित तौर पे ऐसे में सबसे बड़ी बात वही हो जाएगी और इसका सीधा सीधा फायदा, चूंकि इंडी गठबंधन में ये बात हुई तो निश्चित तौर पे इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए गठबंधन को मिलेगा। और चूंकि वहाँ पहले से ही आजसू और जेबीएम के एक साथ में है तो निश्चित तौर पर, और इस बार जदयू भी है, और खास करके जो लोजपा आर को दिया गया है एक सीट, तो चूंकि लोजपा का भले ही संगठन यहाँ नहीं हो, लेकिन जिस जातीय समीकरण की बात वो करते हैं या जिस वर्ग की बात को करते हैं, राजनीति करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसका भी वोट एनडीए गवर्नमेंट को फायदा मिलेगा। गंगेश जी, इस बार जो आमने सामने की फाइट दिखती थी, यूपीए उस वक्त था और एनडीए, अब एक तीसरा विकल्प भी झारखंड में नजर आ रहा है जेएलकेएम के रूप में। तो इस बार भले ही कोई लहर नहीं दिख रही, मतदाता बहुत वोकल नहीं हो, लेकिन क्या लगता है कि बहुत क्लियर मैंडेट ना मिलने पर जेएलकेएम की बड़ी भूमिका यहाँ पर हो सकती है? देखिए, जेएलकेएम अगर ठीक से चुनाव लड़े तो वो एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकती है। यहाँ पर जेएलकेएम के जो कैंडिडेट्स इधर जो गिरिडीह और आप कह सकते धनबाद के हैं, उनका प्रभाव बहुत है। और चूँकि कैंडिडेट्स कम अनुभवी हैं, इसलिए पता नहीं वो कितना अपने वोटर्स को बूथ तक ला पाएंगे। उनका अनुभव उनके आड़े ज़रूर आ सकता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो स्वतः स्फूर्त वोटिंग अगर किसी एक पार्टी के पक्ष में होगी तो वो जेएलकेएम है। जेएलकेएम के कितने वोटर्स हैं ये पता करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी है वो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, वो वोट डालने आएंगे ही आएंगे। उसके लिए कोई किसी को पोलिंग बूथ तक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस या जो जेएमएम, उनके साथ ये बात नहीं है, क्योंकि तीनों ही पार्टी में बागी हैं। जो दो तरह के बागी हैं, एक तो वो जो चुनाव मैदान में उतर गए, एक दूसरे तरह के बागी हैं जो उदास हैं, जिनको लगता है कि उनके वोट देने नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वोटिंग परसेंटेज पर सबको नजर रखनी होगी। वोटिंग परसेंटेज कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, उससे रिजल्ट्स बहुत प्रभावित होंगे। बात हम ये कह रहे थे कि कोई लहर क्यों नहीं दिखती। दरअसल लहर इसलिए नहीं दिखती है कि ना बीजेपी के पास कोई ऐसा बड़ा मुद्दा है, वो जो कुछ भी एक ये ज़रूर है कि इंटरनेशनल मुद्दा है, बटेंगे तो कटेंगे। वो एक इंटरनेशनल मुद्दा कहीं बांग्लादेश से होता हुआ आया है, तो वो एक मुद्दा बीजेपी यहाँ पर कैश करने की कोशिश कर रही है। लोकल कनेक्ट की कमी है। आप जब इस तरह के मुद्दे लाते हैं तो हो सकता है कि एक ध्रुवीकरण हो, ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकल कनेक्ट कहाँ से लाएंगे? लोकल कनेक्ट के लिए जो पार्टी पिछले चुनाव में दिख रही थी वो जेएमएम थी, लेकिन जेएमएम के सामने मुश्किल ये है कि वो पिछले 5 साल में उसने ऐसा क्या किया कि लोग उसके समर्थन में खड़े हो जाएं, वो बताने की बहुत स्थिति नहीं है। अच्छा, मैया सम्मान योजना जो फील्ड में रिपोर्टर्स भी लगातार कवर करते रहे, मैया सम्मान योजना को भुनाने की कोशिश की जा रही है इंडी गठबंधन की तरफ से, लगातार उसे लेकर मैया सम्मान यात्रा भी निकाली गई। तो लगता है कि ये एक मुद्दा बना है, ये लोगों के जहन में है, मतदाताओं के जहन में है। देखिए, मैया सम्मान योजना जो है वो एक फैक्टर हो सकता था अगर ये लंबे समय तक चला। अभी 3 महीने का आज भी कुछ वोटर्स जो हमारी ही गाड़ी में चल रहे थे उनसे हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने बताया कि 3 महीने का मिला है। महिला थी दोनों और ग्रामीण थी, उन्होंने बताया कि 3 महीने का मिला है, लेकिन उनके पास ग्रीवांस बहुत है। उनका कहना है कि अबुआ आवास में उनसे 20,000 रुपये या कोई भी अमाउंट, एक्स अमाउंट हम मान लें कि एक्स अमाउंट उनसे मांगा जा रहा है। तो सरकार के प्रति जो हम कह सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो साथ में है, और ये एक चैलेंज है। क्योंकि अगर आप ये कहेंगे कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया तो तुरंत फिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज़्यादा तरीके से हावी हो जाएगा। इसलिए थोड़ा अंडर प्ले जेएमएम का जो चुनावी कैंपेन है थोड़ा अंडर प्ले है। आप देखेंगे कि उस चुनाव में बहुत एग्रेशन नहीं है, अंडर प्ले है।
और जो बीजेपी है वो कोशिश ये कर रही है कि कांग्रेस उसके सामने रहे, बजाय इसके कि जेएमएम को वो टारगेट करे। तो वो भी एक स्थिति बनती है कि लोग अब सवाल करने लगे हैं। मैं कल चंदन कियारी में था, वहाँ पीएम के भाषण में जेएमएम को लेकर कोई पीएम की तरफ से कोई बड़ा बयान नहीं आया। तो अब लोग बात कर रहे हैं कि वो जेएमएम को टारगेट क्यों नहीं कर रहे, वो कांग्रेस को ही क्यों सामने लाना चाहते हैं। ये तमाम तरह की बातें हैं और इससे चुनाव का माहौल बहुत बदला सा लगता है। सबसे अहम बात है कि अगर लहर नहीं होती है तो उन चुनाव परिणामों का कोई सही आकलन नहीं होता है। ये पता नहीं चल पाता है कि एक्चुअल हुआ क्या। और आप यही देखेंगे कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं, मैं सभी कैंप्स की बात कर रहा हूँ, उन सभी कैंप्स में थोड़ी घबराहट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी, चर्चा कर रहे थे हम सीटों पर, जो सीटें महत्वपूर्ण हैं और वाकई ये जो 43 सीटें हैं, इनमें कई सीटें हैं जो हॉट सीट में अब तब्दील हो चुकी हैं। कुछ तो मंत्रियों की सीटें हैं, कुछ नए चेहरे जो बहुत प्रभावशाली हैं उनकी सीटें हैं। इसके अलावा क्या खास इन 43 सीटों में कौन सी सीट बेहद खास दिख रही है? अगर हम हॉट सीटों की बात कर रहे थे आसिया जी, तो देखिए गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सीट जो है हॉट सीट में है, क्योंकि उनके सामने सत्येंद्र तिवारी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और गिरिनाथ सिंह ने जो है त्रिकोण बना दिया है। इसके अलावा भवनाथपुर की सीट की बात कर लीजिए तो वो हॉट सीट हो गई है, क्योंकि वहां से छोटे राजा जो हैं वो जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अनंत प्रताप देव और भानु प्रताप शाही जो कि पिछला 3 चुनाव जीत चुके हैं, जीत का चौका लगाना चाहते हैं, वो बीजेपी के टिकट पर हैं। बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला है और कौन जीतेगा कोई नहीं कह सकता। बहुत ही कांटे का मुकाबला आपको भवनाथपुर में भी देखने को मिलेगा। तो ये हॉट सीट है। खूंटी में नीलकंठ सिंह मुंडा काफी लंबे समय से विधायक है और इस बार लोकसभा में खूंटी में जेएमएम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो क्या होगा, ये भी एक सीट है। क्या नीलकंठ सिंह मुंडा एक बार फिर से अपनी सीट बचा लेंगे, रिटेन करेंगे, या जेएमएम वहां पर कुछ कमाल करेगा, ये भी देखने की बात है। तमाड़ की सीट पर राजा पीटर की जेडीयू कैंडिडेट के रूप में वापसी हुई है। उनके सामने विकास सिंह मुंडा हैं और यहां जेएलकेएम के प्रत्याशी हैं दमयंती मुंडा। उन्होंने इसे त्रिकोण बना दिया है और एक त्रिकोणीय मुकाबला जो है यहां पर दिख रहा है। इसके अलावा विकास मुंडा के भाई भी यहां पर झापा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी हैं। प्रेमशाही मुंडा हैं, वो भी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा तोरपा की सीट है जहां कोचे मुंडा के सामने जो है सीट बचाने की चुनौती है। खरसावां में दशरथ गगरई जो है एक और जीत अर्जित करना चाहते हैं और वहां पर सोनाराम बोदरा को जो है चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा है। वो चंपाई सोरेन के नजदीकी रहे हैं और उनको जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी तरह से सिमडेगा में जो है एक करीबी मुकाबला पिछली बार देखने को मिला था, जब भूषण बाड़ा ने जो है सिर्फ 285 वोटों से जीत हासिल की थी बीजेपी के खिलाफ। श्रद्धानंद बेसरा बीजेपी के प्रत्याशी थे, इस बार भी वही हैं, लेकिन इस बार यहां झापा ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। आयरिन एक्का जो एनोस एक्का की बेटी हैं, वो झापा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रही हैं। तो यहां के चुनाव परिणाम पर भी हम सबकी नजर होगी। इसके अलावा कोलेबिरा की सीट है, यहां पर नमन विक्सल कोंगाड़ी चुनावी मैदान में हैं और बीजेपी के प्रत्याशी सुजॉन जोजो भी हैं। लेकिन यहां पर जो एनोस एक्का के बेटे हैं संदेश एक्का, उन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बना रखा है। तो अगर आप देखें तो कई सीटें ऐसी हैं, जैसे शुरू में लग रहा था कि आमने सामने की लड़ाई होगी, लेकिन कई ऐसी सीटें निकल कर आ गई हैं जहां पर आपको त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि लोहरदगा में मंत्री रामेश्वर उरांव जो है वो चुनावी मैदान में है और यहां ऐसा लगता है कि आमने सामने की लड़ाई होगी। यहां से आजसू प्रत्याशी नीरू शांति भगत हैं, यहां पर भी सुदेश महतो की पत्नी ने लगातार कैंप किया है, वो लगातार आजसू के लिए प्रचार कर रही हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने रामेश्वर उरांव के लिए सभा की। अब ये जो चीज़ें की गई हैं पार्टियों के द्वारा, चाहे राहुल गांधी की सभा हो या आपको सुदेश महतो की पत्नी ने जो कैंप किया है, उसका कितना असर पड़ता है वो तो 23 तारीख को पता चलेगा। इसके अलावा विशनपुर की सीट भी एक हॉट सीट है। यहाँ पर चमरा लिंडा जो है वो एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये बागी हो गए थे और इन्होंने निर्दलीय जो है लोहरदगा लोक
लोकसभा से चुनाव लड़ा था गठबंधन के खिलाफ, तो यहाँ पर चमरा लिंडा और उनके सामने समीर उरांव हैं। इसी तरह से गुमला की सीट है जहां भूषण तिर्की हैं। पिछली बार भी मार्जिन यहां ज्यादा नहीं था, यहां बीजेपी ने पूर्व सांसद सुदर्शन भगत को उतार दिया है, तो ये भी एक हॉट सीट है। और सिसई की सीट भी जो है वो हॉट सीट बन चुकी है। यहां पर जो है जेगा सुसारन होरो जो है एक बार फिर से जीत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो है पूर्व आईपीएस ऑफिसर अरुण उरांव को चुनावी मैदान में उतारा है। मांडर की सीट जो कि पहले से ट्रेडिशनली बंधु तिर्की की सीट रही है, मांडर की सीट पर शिल्पी नेहा तिर्की जो है अपनी दूसरी पारी खेलना चाहती हैं और यहां पर बीजेपी ने जो है सनी टोपनो को मैदान में उतारा है। तो दो युवा प्रत्याशियों के बीच जो है यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा। चाईबासा में दीपक बिरुआ हैं और इनके सामने जो है गीता बालमुचू बीजेपी से प्रत्याशी हैं। दीपक बिरुआ मंत्री हैं, यहां उनकी अच्छी पैठ है, लेकिन गीता बालमुचू भी पूरी मजबूती के साथ मुकाबला कर रही हैं। तो यहां के परिणाम पर भी लोगों की नजर रहेगी। मजगांव में निरल तिर्की के सामने सीट बचाने की चुनौती है। पिछली बार बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार बड़कुंवर गगरई जो है उन्हें अच्छी चुनौती पेश करते हुए दिख रहे हैं। जगन्नाथपुर में सोनाराम सिंकू जो कि कभी कोड़ा दंपत्ति के करीबी हुआ करते थे, वो खुद गीता कोड़ा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और यहां का मुकाबला इसलिए दिलचस्प बन गया है। ये देखना है कि क्या जो कोड़ा दंपत्ति हैं या जो गीता कोड़ा हैं, जो राजनीतिक जमीन लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी खिसकी है, क्या उसे वो विधानसभा चुनाव में वापस हासिल कर लेंगी। दूसरी तरफ सोनाराम सिंकू जो है वो ये कह दिया है कि राजनीति में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। तो एक दिलचस्प मुकाबला जो है वो जगन्नाथपुर में भी बन गया है। इसके अलावा मनोहरपुर में जोबा मांझी के बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, जगत मांझी, और वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये सीट आजसू को एनडीए गठबंधन में गया है। बोईपोई यहां से उनके खिलाफ है। तो ये मुकाबला भी बहुत करीबी बताया जा रहा है। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही हैं तो उन पर भी हमारी नजर होगी, देखना है कि क्या होता है। और एक चक्रधरपुर की सीट है जहां पर सुखराम उरांव जो कि जेएमएम के विधायक हैं अभी, उनके सामने जो है समद जो हैं वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, लेकिन यहां पर जो दशरथ गगराई के भाई हैं विजय सिंह गगराई वो बागी बनकर खड़े हैं, वो यहां पर त्रिकोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 41 सीटें हैं जहां पर के मुकाबला जो है वो बहुत करीबी है, रोमांचक है। हर सीट के अपने समीकरण हैं, उसका एक अपना मायने है। वहां पर उस सीट की एक क्वालिटी रही है, किसी पार्टी का वर्चस्व रहा है, कहीं किसी व्यक्ति का वर्चस्व रहा है, कहीं उलटफेर की परंपरा रही है, कहीं विधायक रिपीट नहीं करते, कहीं एक ही विधायक कई टर्म से विधायक है और उस मुताबिक अब क्या जनता चुनती है। फिलहाल तो अब आखिरी जो हथियार है वो जनता के हाथ में है। अब 13 तारीख को न्यूज़ 22 को भी अपील करता है कि आप सभी अपने घरों से निकलें और पहले चरण के मतदान में शामिल हो और अपने जनप्रतिनिधि को चुने। शुक्रिया रंजन जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इतना ही। कई सीटें बेहद हॉट है इस पहले चरण में, कहीं पर मुकाबला कांटे का है, आमने सामने की टक्कर है, तो कहीं बहुकोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच लगातार आपको हम अपडेट देते रहेंगे, चुनाव के दिन भी, परिणाम के दिन भी। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।